हम लोग इस वीडियो में 10वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को देखेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बताएंगे और इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी प्रश्न आपके बुक में दिए हुए हैं उन सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सभी प्रश्न का उत्तर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, क्योंकि आपके बुक में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ही दिया हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ही देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपको इस चैप्टर में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो उसमें कह रहा है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कि कृषि क्षेत्र को, कि औद्योगिक क्षेत्र को, कि इनमें से कोई नहीं। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। तो पहला का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर 4 देश का नाम आपको दिया गया है और इन चारों में से आपको चुनना है कि इनमें से कहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम आपको नीचे के क्वेश्चन में बताएंगे। तो देखिए ऑप्शन है अमेरिका, ख नंबर है रूस, ग नंबर है भारत और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दूसरा का ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी नंबर ऑप्शन है 15 सितंबर 1950, सी नंबर ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1951 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी। मतलब भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय, अब राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय आय के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अविकसित देश, बी है विकसित देश, सी है अर्धविकसित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। तो चौथा का ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पर आपको 4 राज्य का नाम दिया हुआ है, स्टेट का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से पिछड़ा राज्य कौन है। ऑप्शन क है पंजाब, ख है केरल, ग है बिहार और घ है दिल्ली। तो आपको बताना है कि इनमें से पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार ही एक पिछड़ा राज्य है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पंजाब विकसित राज्य है, केरल है जो विकसित राज्य है क्योंकि केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक होता है, और उसके बाद घ है दिल्ली जो भी एक विकसित राज्य है, लेकिन बिहार है एक पिछड़ा राज्य है। तो 5वां का सी नंबर ऑप्शन यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भरें। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर आपको खाली स्थान को भरना है। तो देखिए इसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंग्रेजी शासन का एक खाली स्थान था। ठीक है, भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था। तो आपको यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा, तो यहाँ पर खाली स्थान में उपनिवेश भराएगा। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत अंग्रेजी शासन का एक
उपनिवेश था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, यहाँ पर खाली स्थान होगा तो इसमें भराएगा शोषण किया। जो अंग्रेज थे वह भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रहे थे, इसलिए दूसरा का आंसर हो जाएगा शोषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की खाली स्थान है, आपको इसमें भरना पड़ेगा। तो खाली स्थान में भराएगा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा प्रणाली। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। और ध्यान रखेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही हैं, आपके किताब से ही हैं, तो आप अपनी किताब में मिलाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, आपको ऊपर में बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र को। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को। अब औद्योगिक कहने का मतलब होता है जिसमें कंपनियां वगैरह लगाई जाती है, उसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, उसी को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कृषि क्षेत्र को। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है औद्योगिक क्षेत्र को। अगर इसके बाद भी आपसे पूछा जाए कि तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब सेवा क्षेत्र में क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र में आता है जिसे डॉक्टर हो गया वो दूसरों की सेवा करते हैं, मास्टर हो गया दूसरों को पढ़ाते हैं, इन सभी क्षेत्र सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र होता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से खाली स्थान की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किस चीज की प्रक्रिया है, तो पांचवा का उत्तर हो जाएगा परिवर्तन की। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, पांचवा का आंसर हो जाएगा परिवर्तन। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास का श्रेय खाली स्थान को दिया जा सकता है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भराएगा कि भारत के आर्थिक विकास का श्रेय खाली स्थान को दिया जा सकता है, तो इसमें भराएगा नियोजन। भारत के आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। मतलब आर्थिक विकास की माप करने के लिए कि किसी भी देश का आर्थिक विकास कितना है, किसी भी राज्य का आर्थिक विकास कितना है, उसे मापने के लिए हमें एक उचित सूचकांक की आवश्यकता होती है। तो सबसे उचित सूचकांक क्या होता है, तो वह होता है प्रति व्यक्ति आय। अगर हम किसी भी देश या राज्य के प्रति व्यक्ति आय के बारे में जान लें कि वहाँ का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो हम उसके आर्थिक विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को ही माना जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसलिए आप चिंता न करें, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे प्रति व्यक्ति आय क्या कहलाता है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति खाली स्थान है। मतलब बिहार में साधन की कमी नहीं है, इसके बाद भी बिहार की स्थिति खाली स्थान है, तो यहाँ पर भराएगा दयनीय स्थिति है। मतलब कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की जो स्थिति है वह दयनीय है, तो आठवां का आंसर हो जाएगा दयनीय। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में खाली स्थान ही जीवन का आधार है। बिहार में खाली स्थान में क्या भराएगा, यहाँ पर बिहार में क्या चीज है जो जीवन का आधार है, तो इसमें भरा जाएगा आपका कि बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। मतलब बिहार के लोग होते हैं जो खेती पर ही डिपेंडेंट होते हैं, खेती पर ही आश्रित होते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो खाली स्थान भरने वाला का आखिरी क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में खाली स्थान एक बहुत बड़ा बाधक है, तो इसमें भरा जाएगा
बाढ़। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आपको हम भूगोल वाले चैप्टर में बताए हैं कि बिहार का शोक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ आती है वह कोसी नदी के कारण ही आती है। तो इसलिए बिहार के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण बाढ़ है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। मतलब बिहार का विकास नहीं हो रहा है, इसमें बाढ़ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमेशा आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लघुत्तरीय प्रश्न में कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। चूंकि यह चैप्टर अर्थव्यवस्था पर आधारित है, इसलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। आपके बुक में भी यह सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग मिलाइएगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे आर्थिक क्रिया कहने का मतलब क्या हुआ, आर्थिक क्रियाएं में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। तो इसमें सबसे पहले आता है कृषि, उसके बाद होता है व्यापार, उसके बाद बैंकिंग, उसके बाद बीमा, उसके बाद परिवहन और उसके बाद संचार। यह सभी क्रियाएं जो है वह आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत ही आती है। और दूसरी ओर यह लोगों के रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सके। अब क्रय कहने का मतलब होता है खरीदना। तो हम लोग यहाँ से समझेंगे कि जो आर्थिक क्रियाएं होती है वह लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अब रोजगार के यदि अवसर प्रदान करती है, इससे क्या होता है कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अपनी संतुष्टि के लिए देश में जो वस्तुएं उत्पादित होती है वह उन वस्तुओं को खरीदते हैं। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। जैसे कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार। आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह सभी चीज, जितने भी चीज आपको हम बताए, कृषि, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, सभी कुछ आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया का नाम लिखिए, 4 या 5 आर्थिक क्रिया का नाम लिखिए, तो आपको इन सभी का नाम आपको वहां पर लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। हम लोग ऊपर में अभी देखे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था को हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाए, क्योंकि यदि आप अर्थव्यवस्था समझ जाइएगा तो आपको पूरा चैप्टर आसान लगेगा। इसलिए हम आपको अर्थव्यवस्था को बहुत ही बारीकी से सरल भाषा में समझाए। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित कहने का मतलब तो आप लोग अंदाज लगा रहे होंगे कि मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है, तो मिला हुआ अर्थव्यवस्था मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मतलब नाम से ही लग रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें 2 अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, पहला पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी। तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका मालिक या तो सरकार होता है या फिर कोई निजी व्यक्ति होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है। मतलब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम आशा करते हैं आप मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सतत विकास क्या है।
तो देखिए सतत विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो कि जारी रह सके। ठीक है, जारी रहने का मतलब कि जो टिकाऊ रह सके, लंबे समय तक चले, उसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा विकास जो कि जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी कहने का मतलब कि जो पीढ़ी हमारे बाद आएगी, मतलब भविष्य में आएगी, तो भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि सतत विकास का मतलब है कि जो विकास जारी रह सके, लंबे समय तक रह सके, टिकाऊ बना रहे। और इस व्यवस्था में मतलब कि सतत विकास में केवल वर्तमान समय को नहीं बल्कि भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है। बुनलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है। भावी पीढ़ी की समझौता और योग्यता कहने का मतलब कि हम लोग आवश्यकता उतना ही करें जिससे कि हमारे भावी पीढ़ी पर उसका कोई असर ना आए। कहने का मतलब कि हम उतने अधिक मात्रा में आवश्यकता उसका न करें, उतने अधिक मात्रा में हम लोग उसका उपयोग न करें कि जो वस्तुएं हैं वह सिर्फ हमारे लिए ही रह जाए, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए न रहे। तो सतत विकास आपका यही कहता है कि जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं जो है वह पूरा तो हो, लेकिन बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए बगैर, मतलब कि भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता में ह्रास नहीं होना चाहिए। तो आपका सतत विकास यही कह रहा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा कि आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत, मतलब कोई भी कार्यक्रम हो वह समयबद्ध हो, एवं पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित, समन्वय एवं उपयोग करना है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो भी अर्थव्यवस्था मौजूद है, जो भी संसाधन मौजूद है, उसे हम लोग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों को नियोजित तरीके से, समन्वय तरीके से उपयोग करना। अब इसके आगे कह रहा है कि आर्थिक नियोजन को योजना आयोग ने इस प्रकार परिभाषित किया है। सबसे पहले तो हम लोग देखें आर्थिक नियोजन का परिभाषा, लेकिन आर्थिक नियोजन का परिभाषा योजना आयोग ने कुछ अलग ही बताया है। तो योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का क्या परिभाषा होगा, इसे हम लोग देखेंगे। तो योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। मतलब योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन का यह परिभाषा दिया गया कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना। मतलब कि जो राष्ट्र की सबसे पहली प्राथमिकता है, जो सबसे अधिक जरूरी है, उसके अनुसार जो देश में मौजूद संसाधन है उसका जो है वह विकास करने के लिए विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना। मतलब कि जो ज़्यादा जरूरी है, जिसकी अधिक प्राथमिकता है, सबसे पहले प्राथमिकता है देश के लिए, और जो संसाधन देश में मौजूद है उसका जो उपयोग करना, मतलब कि विभिन्न विकासात्मक क्रिया के लिए, मतलब विकास की क्रिया के लिए उसका उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो हम आशा करते हैं आपको आर्थिक नियोजन भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इस क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और इस क्वेश्चन मतलब कि 5वें नंबर क्वेश्चन और 5वें नंबर क्वेश्चन के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में आपको इसी प्रकार से सरल भाषा में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।